संख्याओं के दो भाग होते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये दोनों तुम लोग पढ़ चुके हो, जानते भी हो। परिमेय संख्याओं के दो भाग होते हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक माने पूर्ण अंक को पूर्णांक कहते हैं। जिस अंक में अधूरे अंक शामिल रहते हैं उसे पूर्णांक कहते हैं, इन्हें भिन्न भी कहते हैं। पूर्णांक के तीन भाग हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कहा जाता है प्राकृत संख्याओं को, उन्हीं को गणन संख्याएं कहते हैं, उन्हीं को गिनती कहते हैं। जो तुम लोग प्राइमरी में 1 2 3 4 पढ़ा करते हो वही प्राकृत संख्याएं, उन्हीं को धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांकों में जब शून्य शामिल कर दिया जाता है तो जो संख्याएं बनती हैं वो पूर्ण संख्याएं या ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाती हैं। शून्य शामिल कर दो तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये बन गई पूर्ण संख्याएं, जिन्हें कहा जाता है ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋण के आगे जितने पूर्णांक हैं सब ऋणोत्तर पूर्णांक। अब शून्येतर पूर्णांक, शून्येतर पूर्णांक को अंग्रेजी में नॉन जीरो इंटीग्रल्स कहते हैं, मतलब शून्य को छोड़कर ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दोनों पूर्णांकों का संग्रह ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाता है। अर्थात पूर्णांकों की मंडली में केवल जीरो अलग कर देना है तो बन गया शून्येतर पूर्णांक। ऋण पूर्णांकों को अलग कर दिया तो बाकी सब हो गए ऋणोत्तर पूर्णांक, और ऋण पूर्णांक और पूर्ण पूर्णांक को जब अलग कर देते हैं तो बच गए धन पूर्णांक। अब तुम्हें इन्हीं धन पूर्णांकों के दो विशिष्ट गुणों के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करना है। धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला गुण है हाँ, तो धन पूर्णांक देख लिया, जो तुम लोग गिनती वगैरह पढ़ते थे वो धन पूर्णांक है। धन पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण हैं जिन्हें तुम्हें 10वीं की इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहला गुण है जिसे तुम लोग विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को हिंदी में कहा जाता है कलन विधि। ये धनात्मक पूर्णांकों का एक विशेष गुण है जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि कहते हैं। और एक बात सुनो, ये जो कलन विधि है, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये तुम कक्षा 2-3 से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। ये जो विभाजन एल्गोरिथम है तुम लोगों ने पढ़ा था, भाग की प्रक्रिया वही है ये। तो तुम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। ये पढ़ा है प्राइमरी में कि नहीं पढ़ा? इसके द्वारा तुम लोग अपने उत्तर की जांच किया करते थे। यही है कलन विधि, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये पहला विशेष गुण है। और पूर्णांकों का एक दूसरा विशेष गुण और है। दूसरा विशिष्ट गुण है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो इसके बाद मैं बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए यूक्लिड ने एक सिद्धांत बनाया था जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। प्रमेय 1.1 तुम्हारी किताबों में है, उससे देख लो। इसे कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अंग्रेजी में से लेम्मा बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
इसमें बताया गया ये दो धनात्मक पूर्णांक तुम्हारी किताब में लिखा है, उस किताब में देखते जाओ, प्रमेय 1.1 निकाल ली। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q व R विद्यमान हैं कि A इक्वल टू BQ प्लस R। ये है प्रमेय 1.1 को कहा गया है युगलित विभाजन प्रमेयिका। इस प्रमेयिका में बताया गया कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। अब इसको और इसको मिलान कर लो, ऊपर से मिला लो। ये क्या है? ये वास्तव में है भाज्य, और ये क्या है? भाजक। ये क्या है? भागफल। और ये क्या है? शेषफल। यही काम तुम लोग प्राइमरी में करते रहे हो। अब वो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इस प्रकार का है, सब काम वही है। भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब ये जो शेषफल है ये शेषफल शून्य हो सकता है, शून्य से बड़ा हो सकता है, लेकिन सदैव भाजक से छोटा होता है। ये शेषफल हमेशा इससे भाजक से सदैव छोटा होगा। तो यहाँ लिख दो, जहाँ R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से पढ़ना है R 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन B से क्या है? छोटा। R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, मतलब ये जो शेषफल है ये शून्य हो सकता है, शून्य से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से सदैव छोटा रहेगा। न भाजक के बराबर होगा न उससे आगे जाएगा। ये बात तो तुम सब लोग स्वयं जानते हो, अगर भाग देना जानते हो तो ये बात जानते हो। तो ये बताया गया था। प्रत्येक बार विभाजन युगलित विभाजन प्रमेयिका में बताया गया कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी दो पूर्ण अद्वितीय संख्याएं, ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान हैं जिनके लिए A इक्वल टू BQ प्लस R, ये बताया उसने। जहाँ ये R क्या है? शेषफल, A क्या है? भाज्य, और B क्या है? भाजक, और Q क्या है? भागफल। मतलब ये जो शेषफल है ये शेषफल 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन सदैव B से अर्थात भाजक से सदैव छोटा होता है। बस इसका ध्यान रखना। अब हम एक बात और सुन लो, सावधानी वाली बात है। विभाजन युगलित विभाजन प्रमेयिका और विभाजन एल्गोरिथम अर्थात कलन विधि, ये दोनों इतने अंतर्निहित हैं, इतने पास पास हैं कि दोनों को हम लोग एक ही समझते हैं। युगलित विभाजन प्रमेयिका को ही हम विभाजन एल्गोरिथम कहने लगते हैं और कहते भी हैं। दोनों इतने अंतर्निहित हैं कि इन दोनों में कोई भेद नहीं होता है, दोनों एक ही मानकर हम चलते हैं। फिर आगे भविष्य में देखा जाएगा। तो ये जो मैंने गुण बताया था, धनात्मक पूर्णांकों का एक विशेष गुण है युगलित विभाजन एल्गोरिथम। युगलित विभाजन एल्गोरिथम माने भाग की प्रक्रिया, जिसमें भाजक होता है, भाज्य होता है,
भागफल होता है और शेषफल होता है। इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं कलन विधि। अब इस विशिष्ट गुण को हम लोग कक्षा 10वीं में दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालने में इस गुण का हम प्रयोग करेंगे। बस उस गुण का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान दें। और जहां भी गड़बड़ हो उसको अपना संपर्क करो, जो समझ में ना आए उसको पूछो। अब युगलेट विभाजन एल्गोरिथम यानी जिसको कहा जाता है कलन विधि, ये गुण है, धनात्मक पूर्णांकों का एक विशिष्ट गुण है। इस गुण के द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा निकालेंगे। तो मासा कैसे निकालेंगे ये ध्यान देना है। सबसे पहले नंबर 1, पहले चरण में तुम लोगों को मैंने कल नियम भेज दिए थे, उन नियमों को भी बगल से रख के देखते जाओ। पहला काम है दिए गए पूर्णांकों में से ये देखो कौन पूर्णांक बड़ा है कौन छोटा है। जो पूर्णांक बड़ा है उसको हम भाज्य कहेंगे, जो छोटा है उसे भाजक कहेंगे। तो फिर भागफल और शेषफल कैसे मिलेगा? ये कलन विधि द्वारा मिलेगा। भाग प्रक्रिया करके हम Q और R का मान प्राप्त करेंगे। तो किताब ले आओ 10वीं की किताब ले आओ। अब देखो सब लोग निकाल लें 1.1। एक सवाल मैं बताऊंगा, इसके बाद फिर बाकी सब तुम्हें लगाना है। प्रश्नावली 1.1 का कौन सा ले लो? पहला फर्स्ट यहाँ लिख देना है दत्त संख्याएं। दत्त संख्याएं का मतलब दी गई संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक ही तुम्हारे हाई स्कूल में है। युगलिक विभाजन केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए लिखी गई थी, लेकिन अब इसका सभी प्रकार के शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 10वीं में तो धन पूर्णांकों से फिर मतलब है। तो दत्त संख्याएं 135 और 225 ये दी है। अब हमें इन दोनों का मासा निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। तो अब दोनों को ध्यान से सब लोग देखें, इनमें से कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है और ये छोटा है। तो सीधे लिखेंगे चरण पहला, पहले चरण में चूंकि 225 ग्रेटर देन 135 इन दिए गए धनात्मक पूर्णांकों में से ये पूर्णांक इस पूर्णांक से बड़ा है। भाजक हमेशा भाज्य नहीं, भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होता है। तो ये हो गया भाज्य, इसलिए भाज्य बराबर 225 और भाजक बराबर 135। मतलब मेरा ये हुआ, ये है A और ये हो गया B। युगलिक विभाजन में लिखा था मैंने A बराबर BQ + R, ये लिखा था। ये A है, ये B है। A और B फिर देखो, A और B दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर PQ + R। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। इनमें से एक है A और दूसरा है B। तो A कौन है? जो बड़ा है उसे A और जो छोटा है उसे B। अर्थात भाज्य और भाजक का निर्धारण कर लिया। अब
हमें जो दो पूर्ण संख्याएं विद्यमान हैं Q और R उन्हें निकालना है। तो उन्हें निकालने की सबसे आसान और सरल विधि सीधा वही प्राइमरी वाला सिस्टम, सीधे भाग दे दो, भाजक का भाज्य में। इसका भाग इसमें कई बार जाएगा? केवल एक बार। 135 0 और 12 में 3 गए 9। ये आ गया, क्या है ये? शेष फल। अब इसे लिखेंगे, यहां लिखोगे विभाजन एल्गोरिथ्म से, वही जो मैंने बताया था, भाज्य बराबर, भाज्य क्या है? 235, भाज्य बराबर जो मैंने लिखा था अभी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, यही लिखा था। तो भाज्य क्या है? 225 और भाजक क्या है? 135। ए हो गया, बी हो गया। अब चाहिए क्यू। तो क्यू क्या है? क्यू है भागफल। भागफल कितना निकला है? 1 धन। अब क्या चाहिए? आर। आर क्या है? शेष फल, वो रखा है 90। ये विभाजन एल्गोरिथ्म से हमने इन दोनों धन पूर्णांकों को बताए गई प्रमेयिका के सिद्धांत के आधार पर रख दिया। ये रख दिया। और सुनो कान खोल के, यह प्रक्रिया अर्थात ये भाग की क्रिया अर्थात विभाजन एल्गोरिथ्म अर्थात कलन विधि को हम चरणशः तब तक करते रहेंगे जब तक हमें शेष फल 0 नहीं प्राप्त हो जाता। जिस भाजक से शेष फल 0 प्राप्त होगा वही भाजक इन दोनों का क्या कहलाएगा? मासा। फिर से सुनो, ये प्रक्रिया चरणशः हम बार बार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमें शेष फल 0 नहीं प्राप्त हो जाता। जहाँ शेष फल 0 प्राप्त हो जाएगा तो तुरंत देखेंगे किस भाजक द्वारा शेष फल 0 आया है। जिस भाजक द्वारा शेष फल 0 आएगा वही भाजक इन दी गई धनात्मक संख्याओं का मासा कहलाएगा। तो शेष फल 0, तो यहाँ लिखोगे चूंकि शेष फल जिसको हम R बोलते हैं, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। देख लो, शेष फल 90 आया, 0 नहीं आया। तो जब शेष फल 0 नहीं आया तो अब दूसरा चरण चालू हो जाएगा। अब दूसरे चरण में सब लोग ध्यान से सुने। पहले चरण में भाज्य और भाजक दिया रहता है, उन्हीं में हम चयन कर लेते हैं। लेकिन एक चरण की प्रक्रिया करने के बाद अगर शेष फल 0 नहीं आता तो फिर हमें दूसरे चरण में जाना पड़ेगा। तो फिर से ध्यान दें, सुने। पहले चरण में जो भाजक था वो अगले चरण के लिए भाज्य बन जाएगा। सुन रहे हो? जो पहले चरण में ये भाजक था वो उसके आगे वाले चरण के लिए नया भाज्य बन जाएगा, और जो पहले चरण में शेष फल आया था वो अगले चरण के लिए भाजक बन जाएगा, और फिर यही काम चालू कर देंगे। तो इसलिए नया भाज्य क्या बनेगा? नया भाज्य क्या बनेगा? पिछले चरण का जो भाजक था वो अगले चरण का भाज्य बन जाएगा। क्या बना? 135, ये नया भाज्य है। और नया भाजक क्या बनेगा? पहले चरण में जो शेष फल आया था वो अगले चरण के लिए नया भाजक बन जाएगा। तो कितना बना? 90। ठीक है, ये बन गया। ये हर चरण में बदलेंगे, तब तक बदलेंगे जब तक हमें शेष फल 0 नहीं मिलेगा। तो फिर लिखोगे पुनः विभाजन एल्गोरिथ्म से भाज्य कितना है? 135 बराबर भाजक कितना है? 90। अब गुणे, अब हमें क्या चाहिए? ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया। अब हमें भागफल और शेषफल की जरूरत है, तो फिर तो यही प्रक्रिया रफ्तार है। तो 135 में 90 का भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा। 5 9 4 13, ये आ गया शेषफल। ये आ गया भैया शेषफल।
तो यहाँ लिखोगे कई बार भाग्य आया, एक बार शेष फल क्या आया 45, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखो यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर वही काम करोगे, चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ शेषफल 0 नहीं आया था तो अगली प्रक्रिया चालू हुई, यहाँ में शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अब तीसरा चरण, अब चरण तीसरा, इसलिए नया पुनः है, नया भाज्य। क्या होगा नया भाज्य? सोचते भी जाओ, दिमाग भी लगाते जाओ। शिशु के विद्यार्थी नहीं हो, 10वीं में पढ़ते हो, थोड़ा दिमाग भी लगाते जाओ। अब नया भाज्य क्या बनेगा? दूसरे चरण में जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल था वो भाजक बन जाएगा। तो नया भाज्य क्या बनेगा? इसमें 90 और नया भाजक क्या बनेगा? जो शेषफल आया था 45। अब पुनः विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर, भाज्य क्या है 90, भाजक कितना है 45 गुणे। अब भाग प्रक्रिया द्वारा तुम्हें भागफल और शेषफल प्राप्त करना है, मतलब क्यू और आर प्राप्त करना है। हर बार क्यू आर प्राप्त करना है, हर बार ये भी चेंज होते जाएंगे, हर बार क्यू आर अलग अलग सब निकलेंगे। तो ये भाज्य है, ये भाजक है 45 दूनी 90, ये भैया आ गया शेषफल 0, रामलीला खत्म हो गई। तो 45 गुणे 2 धन 0, ये देखो। अब ध्यान दो, व्यवस्था बना कर दिया। अब यहां पर क्रिया तीसरे चरण में समाप्त हो गई। तो यहां लिखोगे चूंकि किस भाजक पर शेषफल 0 हुआ। ये जब शेषफल 0 निकला तो भाजक क्या था 45। तो चूंकि भाजक 45 पर शेषफल इज इक्वल टू 0, इसलिए दत्त संख्याओं 135 और 225 का HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहेंगे महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा, बराबर 45। ये हो गया भैया आंसर। बस ये प्रक्रिया चलना है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये है धनात्मक पूर्णांकों का एक विशिष्ट गुण, जिस गुण के द्वारा हमने मासा निकाला। धनात्मक पूर्णांकों के विशिष्ट गुण बहुत होते हैं, उनमें से ये एक विशिष्ट गुण हमने लिया, जिस विशिष्ट गुण को युगलित विभाजन प्रमेयिका के सिद्धांत पर बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं विभाजन, युगलित विभाजन एल्गोरिथम। ये उसी प्रमेयिका के सिद्धांत पर बना हुआ है, उसी प्रमेयिका के सिद्धांत पर आधारित है। ये दोनों इतने नजदीक हैं कि दोनों में अंतर निकालना संभव नहीं है, इसलिए हम दोनों को एक ही मान लेते हैं। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बाकी इनको कैसे लगाया गया है मैंने तुम्हें भेज दिया था, क्रिया तुम्हें बता दी। अब अपने मन से इस काम को करना, जब ना बने तो मुझे बता देना कि फला सवाल नहीं बना, काम नहीं बना। अगर किसी को विशेष समस्या है तो मुझसे संपर्क कर सकता है, लेकिन 55 लोग नहीं, दूध डेयरी की तरह ना आ जाना, एक आधा लड़का नहीं बनता, आपस में संपर्क करो। अब जब ना बने तो फिर हमें बताओ। अब ये होमवर्क घर में करना है तुम्हें। नंबर 1 17/6 इसका निकालना, दूसरा है 5/12, तीसरा है 20/4, इन सब के HCF निकालना है।
और 2 तुम्हारी किताब में रखे हैं। फिर चौथा है 81 3, फिर 5वां है 455 42, 6वां है 4052 12,576। इन सब का SCF निकालना और मुझे बताना भाई कि आप लोगों से बना कि नहीं बना। और 6वां 420 272, 420 272। 5वां 4 के बाद 5 और 6, इसमें ले लो 272 148। अब इतने का विभाजन एल्गोरिथ्म प्रगुण द्वारा, धनात्मक पूर्णांकों के विशिष्ट गुण द्वारा इतने सवालों के तुम्हें मासा निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मजे की बात तो ये है, जो ये मासा हुआ करता है ये तुम कॉमन द्वारा 2 पदों में जब कॉमन लिया करते हो, वो कॉमन वही है मासा, उसी को है मासा कहते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ। ये हो गया। अब ये जो मासा है, महत्तम समापवर्तक, इसकी परिभाषा क्या होती है? दी गई संख्याओं का मासा एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है, दी गई संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसके द्वारा दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ये ध्यान रखना और लिख लेना। दी गई धनात्मक संख्याओं का या प्राकृत संख्याओं का या किसी भी प्रकार की वास्तविक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसके द्वारा दी गई वो संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो मासा कहलाता है। ये ध्यान रखना। इसलिए इसको महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, बस उस बड़ी से बड़ी संख्या को मासा कहते हैं। और लासा में छोटी से छोटी, लासा में कहा जाता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो, लासा में कहा जाता है ऐसी दी गई संख्याओं का लासा ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। मासा से संख्याएं विभाजित होती हैं और संख्याओं से लासा विभाजित हुआ करता है। ये ध्यान रखना। दी गई संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। बस ये ध्यान रखना। देखने में लासा बहुत बड़ा लगता है, मासा छोटा सा लगता है, लेकिन वो बड़ा से बड़ा कहलाता है और लासा बड़ा होता है, देखने में वो छोटा से छोटा कहलाता है। तो 2 शब्दों में दिमाग लगाना। मासा से संख्याएं विभाजित होती हैं पूर्णतः और लासा संख्याओं से विभाजित हुआ करता है, इसलिए देखने में भ्रम हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। इन बातों को लिख लिया करो सुनने के बाद। अब हर बात तो मैं लिख ना पाऊंगा। अब ये हो गया तुम्हारा, इतना काम तुम्हें करना है। और इसके बाद देखो कितने बज गए, टाइम हो गया क्या है? ठीक है, ठीक रहने दीजिए। हो गया।